हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल सी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज चैप्टर फर्स्ट ऑफ अकाउंटेंसी बुक ऑफ क्लास 11th। तो देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। वी विल कवर अकाउंटिंग साइकिल, जिसे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। In my previous video, I have discussed process of accounting in detail with very easy examples. ठीक है, फिर से इसे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इनटू जर्नल। ठीक है, ये स्टार्ट होता है बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को जनरल में रिकॉर्ड करने से। जनरल एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर सभी एंट्रीज एक साथ की जाती है, लाइक परचेज सेल दोनों एंट्रीज एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जनरल के अकाउंट्स को सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इन द बुक ऑफ लेजर। ठीक है, लेज़र में क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए जो भी परचेजेस है वो सारी एक साथ एक साइड आ जाएगी एंड जो भी सेल्स है वो सारी एक साइड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो लेज़र का बैलेंस है ये फाइंड आउट हो रहा है। तो ये कहाँ फाइंड आउट होगा आपको, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, कि सेल्स ज़्यादा है या परचेज ज़्यादा है। अगर किसी भी कंपनी की सेल्स ज़्यादा होगी इट मीन्स दैट इज़ इन प्रॉफिट। अगर किसी भी कंपनी की परचेजेस ज़्यादा होगी दैट मीन्स इट इज़ इन लॉस। ओके, ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे ही फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में कौन से 3 अकाउंट बनेंगे, फर्स्ट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज़ बैलेंस शीट। ठीक है, इन तीनों को फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है बिकॉज ये क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस की फाइनल पोजीशन को, फाइनल फिनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। ओके, तो देखिए जो भी अकाउंटिंग साइकिल होगा किसी भी कंपनी का या किसी भी बिजनेस का, वो एक फिनेंशियल ईयर के लिए होगा। ओके, और फिनेंशियल ईयर बिजनेस का स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से। तो इट मीन्स ये कौन सा फिनेंशियल ईयर चल रहा है, दिस फिनेंशियल ईयर has started on 1st April 2024 and it will be end on 31st March 2025। चलिए, तो अकाउंटिंग साइकिल जो है जनरली वो एक अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट होता है और अगेन ये रिपीट होता है इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो आई होप आपको अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप है किसी भी ट्रांजेक्शन्स को जनरल में रिकॉर्ड करना, फिर जनरल से लेज़र बनाना, लेज़र से ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाना, जिसमें कि बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होगी वो बिजनेस की फाइनल फिनेंशियल पोजीशन को शो करेगी। ठीक है, ये एक फिनेंशियल ईयर के लिए होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा फिनेंशियल ईयर और वो एंड कब होगा, 31 मार्च को। ठीक है, और उसके बाद में ये रिपीट होता रहता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बच्चों जो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, रोल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एडवांसेस होंगे, वो एडवांटेजेस होंगे, वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, उन रीजंस को एक्सेप्ट करना, फाइंड आउट करना जिनकी वजह से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। किसी भी
बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को असरटेन करना, बिजनेस की ईयर टू ईयर प्रोग्रेस को असरटेन करना, बिजनेस में होने वाली कोई भी एरर्स को या फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और उन्हें प्रिवेंट करना, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। ये वेरियस पार्टीज़ कौन सी होती है, ये हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अकाउंटिंग के जो भी फंक्शंस होंगे, रोल्स होंगे, फंक्शंस, रोल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो देखते हैं अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ओके, जो भी फिनेंशियल रिजल्ट है उसे वेरियस पार्टीज़ को कम्युनिकेट करता है। प्रोटेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द असेट्स, बिजनेस की असेट्स को प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, अकाउंटिंग के थ्रू ही, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू हमें फाइंड आउट होता है कि हमारी असेट्स का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। लाइक हमारी फिक्स असेट है, सपोज कीजिए फिक्स असेट में कंपनी की जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। तो अगर अकाउंटिंग हमें इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो हम उन असेट्स की मेंटेनेंस के लिए एंड ग्रोथ के लिए वर्क कर सकते हैं। मतलब कोई भी बिजनेस वर्क कर सकता है। उसके बाद में मैनेजमेंट को असिस्ट करता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के। किस तरीके से कि मैनेजमेंट कंपनी का जो भी वर्क है उसे स्मूथली और एफिशिएंटली कर सके। ट्रस्टशिप तो होती ही है इसमें, ट्रस्टवर्दी तो होती है अकाउंटिंग। उसी की बेसिस पे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बेसिस पे ही गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज करती है या कोई भी आपको बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रस्टवर्दी। कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स, ठीक है, लीगल नीड्स के लिए भी ये कंप्लाइंस करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रस्टवर्दी है ही है। गवर्नमेंट अगर इस पर बिलीव करके टैक्स इम्पोज करती है तो लीगल वर्क भी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही रिलेटेड हुआ ना। एंड एट लास्ट ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करता है। ओके, तो आई होप आपको जो भी इसके फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बोली थी कि यूज़र्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो तरीके के यूज़र्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल यूज़र एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल यूज़र। एज द नेम शोज़, इंटरनल यूज़र में कौन होगा, जो कंपनी के या बिजनेस के विद इन है। अब उसके विद इन कौन होता है, ऑनर होता है और मैनेजमेंट होता है। ऑनर एंड मैनेजमेंट या इंटरनल यूजर्स हैव अथॉरिटी टू एक्सेस पब्लिश्ड और इंटरनल रिपोर्ट्स। अब सपोज कीजिए किसी कंपनी का ऑनर है तो उसे तो ये अथॉरिटी है ना कि वो कंपनी की जो भी इंटरनल रिपोर्ट्स है, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स है, फॉर्मल या अनफॉर्मल दोनों ही तरीके की रिपोर्ट्स हैं, उन्हें वो एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो उस कंपनी का ऑनर है ना, उसे सारी अथॉरिटी है हर तरीके की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने का। बट ये जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं इन्हें सिर्फ एक्सटर्नल रिपोर्ट्स ही प्रोवाइड होती है। वो सिर्फ एक्सटर्नल रिपोर्ट्स को ही देख सकते हैं, पब्लिश रिपोर्ट को ही देख सकते हैं। दे डू नॉट हैव राइट टू एक्सेस इंटरनल रिपोर्ट, ठीक है, उन्हें इंटरनल रिपोर्ट देखने का कोई हक नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। पहले आप इस पॉइंट को देखिए कि एक्सटर्नल यूज़र्स होते कौन कौन है। गवर्नमेंट होते हैं, कॉम्पिटिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सप्लायर्स एंड लॉन्ग टर्म आर ऑल्सो कॉल्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखते हैं कि एक्सटर्नल यूज़र्स को इंटरनल रिपोर्ट एक्सेस करने का राइट क्यों नहीं होता है। ओके, सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारी एक कंपनी है जियो। जियो ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। ओके, मीन्स उसकी एक्सटर्नल रिपोर्ट है।
तो एक्सटर्नल जो रिपोर्ट है उसे तो एक्सेस करने का हक सभी को है, जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें भी है ना। मतलब हक को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी तो है ही ना, क्योंकि आज के समय में जो चीज़ पब्लिश हो रही है ऑब्वियसली उसे हर कोई एक्सेस कर ही सकता है। तो जियो ने अपनी ये जो पब्लिश रिपोर्ट की है, अकाउंटिंग रिपोर्ट पब्लिश की है, इसे कौन देख सकता है? एयरटेल, जो कि इसका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। लेकिन जियो की ही जो ये अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, क्या उसे एयरटेल देख सकती है? उसे वो नहीं देख सकती। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को एयरटेल नहीं देख सकती है, बिकॉज वो उसकी इंटरनल रिपोर्ट है ना, और ये इसका कॉम्पिटिटर है। तो कॉम्पिटिटर को कोई राइट, कोई अथॉरिटी या कोई एक्सेस नहीं होता कि वो उसकी इंटरनल रिपोर्ट या अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स को देख सके, एक्सेस कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन्हें डिटेल में देखते हैं हम। वाई डू दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इन इंटरनल यूज़र्स को और एक्सटर्नल यूज़र्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? सबसे पहले इंटरनल यूज़र्स को देखते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑनर। ऑनर क्या कर रहा है? किसी भी कंपनी में या बिजनेस में कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ही एंड शी वांट्स टू नो, वो क्या जानना चाहता है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। What are the reasons for the increase or decrease in profits? What is the value of fixed assets of the business? ये सारी इंफॉर्मेशन उसे कौन प्रोवाइड करवा रहा है? अकाउंटिंग। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए मैंने ही अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके। तो मैं ये जानना तो चाहूँगी ना कि उस 20 लाख रुपए का बिज़नेस में क्या यूज़ हो रहा है, क्या वो बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, क्या वो प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रहा है, क्या मेरा बिज़नेस करना वर्दी है या नहीं है, क्या मेरा पैसा वसूल हो रहा है या पैसा डूब रहा है, पैसे से प्रॉफिट बन रहा है या पैसा डूब रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से प्रोवाइड होगी? अकाउंटिंग से। चलिए आगे देखते हैं। मैनेजमेंट वो चीज़ होती है जो कंपनी को या बिज़नेस को मैनेज करते हैं। उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है? फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, ताकि वो बिज़नेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन कर सके। लाइक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो जान सकते हैं कि बिज़नेस में बनने वाली वन कमोडिटी का कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या है या फिर होल कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या है। ओके, वो जान सकते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है। सेल्स और प्रॉफिट में अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी रीजंस क्या है। फ्यूचर सेल्स को एंड प्रॉफिट को एस्टिमेट किया जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से प्रोवाइड होती है? अकाउंटिंग के थ्रू। अब देखते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फर्स्ट है इसमें गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? क्योंकि उन्हें पॉलिसीज़ फॉर्म करनी है ना, रिलेटेड टू टैक्सेशन, और उन्हें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट किसके थ्रू कर पाएगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही कर पाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही उन्हें प्रोवाइड करेगी कि किसी कंपनी की टर्नओवर कितनी है, और कंपनी की टर्नओवर के अकॉर्डिंग ही वो उसे रिसोर्सेज का अलोकेशन करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी या उस पर टैक्स इम्पोज करेगी। लाइक सपोज कीजिए आज जियो टेलीकॉम के लिए जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन रेट्स हैं, सब्सिडी है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो एक किसी माइक्रो या मिनी कंपनी के लिए नहीं है। मीन्स देयर इज़ अ फार डिफरेंस बिटवीन जियो एंड MSME, माइक्रो एंड मिनी कंपनी। वाई? बिकॉज उनकी टर्नओवर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, सेकंड देखते हैं कॉम्पिटिटर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है।
तो चलिए इसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अभी जो जियो टेलीकॉम है उन्होंने अपना टैरिफ इंक्रीज़ किया है। 1 GB का उनका रेट पहले था 250 रुपीज़, बट अभी उन्होंने उसे इंक्रीज़ करके 350 कर दिया। ठीक है, फॉर जस्ट एग्जांपल। जियो का कॉम्पिटिटर्स कौन है? एयरटेल। तो एयरटेल ने भी क्या किया है, अपना टैरिफ 300 रुपये से बढ़ा के 400 रुपये कर दिया। ठीक है, तो जियो की पॉलिसीज़ का एयरटेल टेलीकॉम की पॉलिसीज़ को कैसे पता पड़ा, है ना? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करती है, आपको एक कंपैरिजन प्रोवाइड करवाती है और आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को बताती है, जिससे कि आप अपनी पॉलिसीज़ को अमेंडमेंट कर सकते हो। ओके। थर्ड है टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ को एक तरीके से हम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर ही होता है इम्पोज करना, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी कंपनी पे या किसी बिजनेस पे टैक्स इम्पोज कर दें। तो जो भी टैक्सेस हैं उनके असेसमेंट के लिए, लाइक इनकम टैक्स, GST, अगर ये गवर्नमेंट को इम्पोज करना है तो वो किसके अकॉर्डिंग इम्पोज करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके। फोर्थ है आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन है? जो आज के टाइम में तो आपकी कंपनी में उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा। तो सपोज़ कीजिए आज मुझे किसी कंपनी में अपना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू यही जानने की कोशिश करूँगी ना कि मेरा पैसा वहाँ लगाना सेफ़ है या नहीं है। जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ तो उसका मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके। फिफ्थ है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर कौन होते हैं? देखो यहाँ एक बिजनेस है ABC लिमिटेड और यहाँ है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है बिजनेस के लिए ABC लिमिटेड के लिए। क्यों है? क्योंकि वो उन्हें गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का माल सप्लाई कर रहे हैं, वो भी उन्हें क्रेडिट पे, उधार पे। ठीक है, तो इस वजह से ये कौन हुए इसके? शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई, देखते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही वो जान पाएंगे कि उन्होंने जो से 1 लाख रुपए का उधार पे माल दिया है, क्या 1 लाख रुपए उन्हें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ वो ये भी जान पाएंगे क्या कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि इस 1 लाख रुपए के माल की जगह हम उन्हें 2 लाख का माल भी उधारी पे दे सकते हैं, या हमें इस 1 लाख तक ही इस लिमिट को रखनी चाहिए, या फिर इनकी क्रेडिट लिमिट को हमें और कम कर देना चाहिए। ये सारी फिनेंशियल पोजीशन उन्हें कैसे पता पड़ेगी? थ्रू अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये मैंने वही एग्जांपल लिया है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही उन्हें यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि क्या वो 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए प्रोवाइड करवा सकते हैं, या उसे 1 लाख ही रखना चाहिए, या उसे 1 लाख से कम करके 50,000 कर देना चाहिए। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। लास्ट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर कौन होता है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, लाइक बैंक। अब ABC लिमिटेड है, उन्हें 1 लाख रुपए तो चाहिए थे, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का माल उन्हें चाहिए था, तो उन्होंने किसी से उधार पे ले लिया, या 1 लाख रुपए उन्होंने उधार पे ले लिए, बट इन्हें 80 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो 80 लाख रुपए क्या कोई क्रेडिटर प्रोवाइड करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा, है ना। ये आपको किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल किसी बैंक से ही लेना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट पे, है ना। तो लॉन्ग टर्म जो क्रेडिटर है उन्हें क्यों रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? ताकि उन्हें पता लग सके कि उनका प्रिंसिपल, यानी कि ये जो 80 लाख रुपए है, और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट, यानी कि इस पे जो 10% इंटरेस्ट से उन्होंने ये पैसे उन्हें उधार दिए हैं, लाइक 80 लाख का 10% कितना हो गया? 8 लाख रुपए। तो टोटल ये 88 लाख, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या इन्हें रीपे होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन को भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू अकाउंटिंग डिटेल्स, कि क्या कंपनी की पोजीशन ऐसी है कि उन्हें
80 लाख की जगह उन्हें 1 करोड़ तक एक्सटेंड कर देनी चाहिए उनकी क्रेडिट लिमिट, या इसे 80 लाख तक ही मेंटेन रखनी चाहिए, या फिर कंपनी घाटे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, तो उन्हें 80 लाख की जगह अब उनका क्रेडिट लिमिट 50 लाख रुपए कर देना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को कौन प्रोवाइड करवाएगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर